बीजेपी इस पुरस्कार जासूसी के मामले पर बरहम है और कहा है कि ये मोदी को घेरने की कोशिश है। बीजेपी की दलील है कि ये मामला रियासती हुकूमत के दायरे इख्तियार का है। कांग्रेस की गवर्नमेंट के द्वारा हैरेसमेंट तो जितना अधिकतम हो सकता है वो श्री नरेंद्र मोदी का हैरेसमेंट करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जो सच है उस सच को कोई नकार नहीं सकता, और चाहे किसी भी प्रकार की जांच क्यों न हो, लेकिन दूध का दूध पानी का पानी। दूसरी जानिब जासूसी मामले की जांच के काबीना के फैसले का कांग्रेस ने खैर मकदम किया है। पार्टी लीडर दिग्विजय सिंह का कहना है कि जांच का फैसला मरकजी एक्ट के तहत लिया गया है। जब माननीय अरुण जेटली जी का प्रकरण आया था जिसमें किसी व्यक्ति ने उनके कॉल रिकॉर्ड निकलवाए थे, उस बात को भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा गंभीरता से लिया था, और जिस व्यक्ति ने कॉल रिकॉर्ड निकलवाए थे उसका उन्होंने जेल में उनके बंद हुए और उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। सर्विस प्रोवाइडर पर भी ये बात आती है। इंडियन टेलीग्राफ एक्ट का उल्लंघन अगर अरुण जेटली जी के प्रकरण में हुआ है तो इसी प्रकार का उल्लंघन गुजरात पुलिस ने भी किया है, और यदि गुजरात पुलिस ने उल्लंघन किया है तो उसका अगर जांच केंद्र सरकार कराती है, क्योंकि सेंट्रल एक्ट है, तो इसमें क्या आपत्ति है। इस मामले पर बीजेपी का मौकिफ खा कुछ भी हो, ताहम मरकज का फैसला तो हो चुका है। बताया जाता है कि इस मामले की जांच के लिए बनने वाला कमीशन सुप्रीम कोर्ट के किसी रिटायर्ड जज की क़यादत में बनेगा और कमीशन को अपनी रिपोर्ट 3 माह के अंदर देने के लिए कहा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। जासूसी मामले पर वज़ीर दाखिला सुशील कुमार सिंधे का कहना है कि इस मामले पर कोई सियासत नहीं की गई है, बल्कि ज़ाब्ते के मुताबिक जांच कमीशन बनाने का फैसला लिया गया है। किसी का टाइमिंग नहीं देखा है। हमने जब हमारे पेपर्स तैयार हो गए, सब इन्फॉर्मेशन आ गई, तभी ये किया है। किसी का वेंडेटा हम नहीं ये करते हैं, रिवेंज नहीं लेने का करते हैं। मैं सुन रहा हूं ये ऐसी बात नहीं है, और इसमें किसी तरह का पॉलिटिक्स नहीं। जो फैक्ट्स है प्रेसिडेंट की तरफ से हमारे पास आ गया है रिप्रेजेंटेशन, उसकी भी कार्रवाई हम कर रहे हैं। जेडीयू सदर शरद यादव ने मरकज के फैसले का खैर मकदम करते हुए कहा कि मोदी को जांच का सामना करना चाहिए। बुलंद किया, लेकिन बुलंद किया और आप कर रहे हैं तो ये परिस्थिति साफ होना चाहिए। क्या है इसमें, जो पब्लिक डोमेन में कोई चीज आ गई तो उस काम है तो सरकार उसका समाधान करे। आदर्श सोसाइटी घोटाले की अदालती जांच कमीशन की रिपोर्ट को महाराष्ट्र हुकूमत के जरिए मुस्तरद किए जाने के मामले में महाराष्ट्र में बरसर इक़्तिदार कांग्रेस एनसीपी इत्तेहाद में दरार पड़ गई है। एनसीपी ने रिपोर्ट को मुस्तरद करने के रियासती काबीना के फैसले से खुद को अलग कर लिया है। रियासत के नायब वजीर आला अजीत पवार का कहना है कि वजीर आला पृथ्वीराज चौहान ने यह फैसला कांग्रेस आला कमान की हिदायत पर किया। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज के पाटिल की सरबराही में कायम जांच कमीशन ने इस रिपोर्ट में 3 साबिक वज़ीर आला और ब्यूरोक्रेट्स पर उंगली उठाई थी। महाराष्ट्र के साबिक वज़ीर आला अशोक चौहान का नाम घोटाले में आने के बाद उन्हें वज़ीर आला की कुर्सी छोड़ना पड़ी थी। आम आदमी पार्टी ने लोकसभा इंतखाबात 2014 की तैयारी शुरू कर दी है। पार्टी की सियासी उमूर की कमेटी ने लोकसभा इंतखाबात से मुताल्लिक एक सब कमेटी तश्कील दी है। इस कमेटी में संजय सिंह और पंकज गुप्ता लोकसभा इंतखाबात की तैयारियों का जायजा लेंगे। संजय सिंह ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि पार्टी की सेंट्रल कमेटी के मेंबरान तमाम रियासतों का दौरा करेंगे और आवाम के साथ मीटिंग करेंगे और आवाम की राय जानने की कोशिश करेंगे। लोकसभा चुनाव के लिए कई राज्यों में जो पार्टी की कमेटियां हैं और जिला इकाइयां हैं, आने वाले कुछ दिनों में उन राज्यों का दौरा करके सेंट्रल कमेटी का कोई ना कोई सदस्य अलग अलग राज्यों में जाएगा और राज्यवार दौरा करके वहां के लोगों के साथ मीटिंग करेगा। जो राज्य के पदाधिकारी हैं और जो जिला इकाई के कार्यकर्ता हैं, उनके साथ बैठक करके लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की क्या संभावनाएं हैं, ये तलाशी जाएंगी। आंध्र प्रदेश स्टेट अक़लियती कमीशन ने हुकूमत आंध्र प्रदेश को अक़लियतों की जानमाल की हिफाजत के लिए कानून साजी की सिफारिश की है। इस सिलसिले में कमीशन ने माहिरीन कानून की मदद से एक तजवीज तैयार की है और इसकी एक कॉपी हैदराबाद में मुकीम सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी को पेश की है।
کمیشن کے چیئرمین عابد رسول خان کا ماننا ہے کہ مرکز کی جانب سے کمیونل وائلنس بل کی منظوری میں تاخیر کے پیش نظر ریاستی کمیشن نے اقلیتوں کی حفاظت کے لیے اس بل کی تجویز پیش کی ہے۔ جو پیٹیشنز ہمارے پاس آئے اس میں کافی حد تک مائنورٹی بچیوں کے ریپ اور مائنورٹی یوتھ کا مرڈرز کے کیسز ہمارے سامنے آئے۔ ہم یہ سب اسٹڈی کر کے ہمارے پاس یہ بات سامنے آئی کہ ایک کوئی ایسے ایکٹ کی ضرورت ہے جس میں مائنورٹیز SC ST سیف گارڈ ہو، تو ہم ایک شفیق مہاجر صاحب وکیل سے ایک ڈرافٹ بل تیار کرے ہیں، جو ڈرافٹ بل ہم ڈسکس کر کے ریکمینڈ کر کے آنریبل پریزیڈنٹ آف انڈیا کے سامنے پیش کیے ہیں 24 تاریخ کے دن، اور آنریبل پریزیڈنٹ آف انڈیا وہ بل کو پڑھے اور بل کو کچھ سوالات بھی پوچھے ہم سے۔ سوالات پوچھنے کے بعد ہم کو یہ ایڈوائز دی ہے کہ گورنر کو بھی دیجیے، ہم گورنر کو بھی جلد دینے والے ہیں، ہو سکتا کل ہی دیں۔ سپریم کورٹ کے سابق جج جسٹس جی ایس سنگھوی نے عدالتوں میں زیر التوا مقدمات پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ جسٹس جی ایس سنگھوی نے جے پور میں ETV راجستھان کے زیر اہتمام ہندوستانی عدلیہ کے سامنے چیلنجز کے موضوع پر منعقدہ سیمینار سے مخاطب تھے۔ انہوں نے قانون کی زبان کو آسان بنانے کی ضرورت پر زور دیا۔ سپریم کورٹ کے سابق جج جسٹس جی ایس سنگھوی نے قانون کی زبان کو آسان بنانے پر زور دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عام آدمی قانون کی حروف تہجی سے واقف نہیں ہے، جس کی وجہ سے قانون کو سمجھنے میں مشکلات درپیش ہیں۔ جسٹس سنگھوی جے پور میں ETV راجستھان کے زیر اہتمام عدلیہ کے سامنے چیلنجز کے موضوع پر منعقدہ سیمینار سے خطاب کر رہے تھے۔ جسٹس سنگھوی نے افسوس کا اظہار کیا کہ ملک آزاد ہونے کے بعد 1947 میں عوام کی زبان کو چھوڑ کر اینگلو سیکسن جورسپروڈنس کو اپنایا گیا۔ اس موضوع پر کبھی کوئی تنازع پیدا نہیں ہوا اور نہ ہی اس پر بحث ہوئی کہ کن مجبوریوں کے تحت اسے اپنایا گیا۔ جسٹس سنگھوی نے کہا کہ عدالتوں میں زیر التوا کیسوں کی اہم وجہ بھی قانون کی مشکل زبان ہے۔ یہ پرکریا آج بھی سارے دیش کے وبھن نیالوں میں دہرائی جاتی ہے، کیونکہ نیائے کی آشا کرنے والا جو بھارتیہ ہے، جو غریب انسان ہے، وہ نیالے کی بھاشا نہیں جانتا ہے۔ یہ سب سے بڑی تراشی ہوئی بھارت کی آزادی کے بعد میں۔ یدی ہم نے اپنی نیائے پرنالی کو سب سے نچلے استر پر اسی راجیہ کی بھاشا میں کرنے کا پریتن کیا ہوتا تو شاید آج نیالے میں اتنے مقدموں کا انبار ہی نہیں ہوتا۔ اس موقع پر ETV اردو اور ہندی چینلوں کے ہیڈ جگدیش چندر نے کہا کہ ETV ہمیشہ سماجی کاموں میں پیش رہا ہے۔ ETV ہمیشہ ہی سماجک سروکار سے جڑا رہا ہے۔ چینل کے ساتھ ساتھ ہم اپنا سماجک دائتو بھی نبھاتے ہیں۔ وبھن وشیوں پر ہم ڈسکشنز، سیمینار، چرچا آیوجت کرواتے ہیں، جس میں کہ آپ سب کو اپنے وچار ویکت کرنے کا، وچار سننے کا اور دیش کے ڈیولپمنٹ ایجنڈا سے جڑنے کا ایک موقع ملے، ایک اپارچونٹی ملے۔ جسٹس سنگھوی نے مخلص افراد کو ہی وکالت کا پیشہ اپنانے پر زور دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس پیشے کو مخلص اور ایماندار لوگوں کی ضرورت ہے۔ جسٹس جی ایس سنگھوی نے اس سیمینار کے اہتمام پر ETV کا شکریہ ادا کیا۔ ETV نیوز جے پور۔ مغربی بنگال کے جلپائی گڑی میں ایک بم دھماکے میں 4 افراد ہلاک اور 6 زخمی ہو گئے۔ DCP کرائم پربھات چکرورتی نے ہلاکتوں کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ سینٹ پال اسکول سے کچھ فاصلے پر ایک سائیکل پر بم نصب کیا گیا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ تحقیقات کی جا رہی ہے۔ جلپائی گڑی صدر اسپتال کے ڈاکٹر نے بتایا کہ کچھ زخمیوں کی حالت نازک ہے۔ خبرنامہ جاری رہے گا ایک بریک کے بعد۔ کیا آپ اپنے چہرے پر کیل مہاسوں کے داغ، دھب و جھائیوں سے پریشان ہیں؟ تو ان سے چھٹکارا پانے کا ایک ماتر سمادھان میلاز اسکن کریم، ایلی فارماسیوٹیکلز دوارا نرمت۔ جوڑوں کا درد اور ماس پیشیوں میں کمزوری، یہ سب ہے تو نورانی تیل بھی تو ہے۔ ڈھکن پر نینی کا مشہور اور ایک کو ٹریڈ مارک دیکھ کر ہی خریدو۔ واہ سے واہ، کیا بات ہے۔
अपनाइए मिलाज स्किन क्रीम। इसको सिर्फ रात में इस्तेमाल करने से आपको मिले फेस प्रॉब्लम से आजादी। अब फेस प्रॉब्लम को कहिए बाय बाय। एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा खबरनामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। हिंदुस्तान में बहरीन के सिफारतकार मोहम्मद अब्दुल अजीज अल ख्वाजा पर मुंबई में एक खातून के साथ जिनसी छेड़छाड़ करने का इल्जाम है। इस मामले पर बहरीन ने हिंदुस्तान को यकीन दिलाया है कि मोहम्मद अब्दुल अजीज अल ख्वाजा के बहरीन लौटते ही उनके खिलाफ मुकदमा शुरू किया जाएगा। एक खातून के साथ बदकलामी और जिनसी हरासानी के इल्जामात से घिरे हिंदुस्तान में बहरीन के सिफारतकार मोहम्मद अब्दुल अजीज अल ख्वाजा के खिलाफ मुकदमा चलाने के सिलसिले में हिंदुस्तान और बहरीन के दरमियान बातचीत हुई है। बहरीन ने हिंदुस्तान को यकीन दिलाया है कि मोहम्मद अब्दुल अजीज अल ख्वाजा के ओहदे की मियाद खत्म होते ही उनके खिलाफ बहरीन में मुकदमा चलाया जाएगा। हिंदुस्तान में बहरीन के सिफारतकार मोहम्मद अब्दुल अजीज अल ख्वाजा के ओहदे की मियाद अनकरीब खत्म होने वाली है और उसके बाद उनकी बहरीन वापसी होगी। मोहम्मद अब्दुल अजीज अल ख्वाजा मुंबई में बहरीन के कौंसिल जनरल की हैसियत से खिदमात अंजाम दे रहे हैं। उनके खिलाफ मुंबई पुलिस ने इसी हफ्ते के शुरू में शिकायत दर्ज की है, लेकिन वियना कन्वेंशन के तहत मोहम्मद अब्दुल अजीज अल ख्वाजा को सिफारती इस्तिस्ना हासिल होने के सबब गिरफ्तार नहीं किया गया। मुंबई पुलिस को मौसूल शिकायत के मुताबिक जुनूबी मुंबई की एक हाउसिंग सोसाइटी की खातून मैनेजर के साथ मोहम्मद अब्दुल अजीज अल ख्वाजा ने 9 दिसंबर को बदकलामी और घिनौनी हरकत की थी। 49 साल की खातून मैनेजर ने मालाबार हिल पुलिस स्टेशन में मोहम्मद अब्दुल अजीज अल ख्वाजा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। मुतासरा खातून के मुताबिक मोहम्मद अब्दुल अजीज अल ख्वाजा जिस इमारत में रहते हैं उसकी लिफ्ट खराब होने पर वो भड़क उठे और उन्होंने मैनेजर के दफ्तर में घुसकर गाली गलौज की और उसी दौरान मोहम्मद अब्दुल अजीज अल ख्वाजा ने खातून मैनेजर का जिस्म भी टच कर दिया। बहरीन के सिफारतकार मोहम्मद अब्दुल अजीज अल ख्वाजा के खिलाफ ताज़ीरात हिंद की दफा 354, छेड़छाड़ 509, खातून के साथ बदकलामी और 504 पुरअमन फिजा को मुकद्दर करने के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। बांग्लादेश में सियासी रस्साकशी अपने उरूज पर पहुंच गई है। हुकूमत 5 जनवरी को आम इंतखाबात कराने के अपने फैसले पर कायम है, तो वहीं अपोजिशन इंतखाबात से कबल शेख हसीना हुकूमत की तहलील और निगरान हुकूमत की तश्कील के मुतालबे पर अड़ी हुई है। इतना ही नहीं, हालात इतने कशीदा हो गए हैं कि अपोजिशन लीडर खालिदा जिया की रिहाइशगाह को फौज ने मुहासरे में ले लिया है। बांग्लादेश का सियासी बहरान थमने का नाम नहीं ले रहा है। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान कशीदगी ने संगीन रुख अख्तियार कर लिया है। अपोजिशन की जानिब से 5 जनवरी के इंतखाबात के बाइकआउट के ऐलान और मुसलसल एहतजाज के पेश नजर हुकूमत ने पूरे मुल्क में फौज तैनात कर दी है। इतना ही नहीं, फौज ने बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी BNP की सरबराह खालिदा जिया की रहायशगाह का भी मुहासरा कर लिया है, लेकिन फिलहाल ये पता नहीं चल सका है खालिदा जिया अपनी रहायशगाह के अंदर ही महरूस हो गई हैं या वो कहीं और हैं। बैनुल-अक़वामी उमूर से मुताल्लिक खालिदा जिया के मुशीर शमशीर मुबीन चौधरी के हवाले से मीडिया में ऐसी रिपोर्ट आई है कि कल तक खालिदा जिया अपनी रहायशगाह में थीं। अगर यह हकीकत है तो आइन मुमकिन है कि शेख हसीना हुकूमत ने खालिदा जिया को उनके घर में ही नजरबंद कर दिया हो। ये साफ है कि हुकूमत ने यह कदम अपोजिशन जमातों की जानिब से 29 दिसंबर की मार्च फॉर डेमोक्रेसी रैली की कॉल के पेश नजर उठाया है और हुकूमत मुल्क में अपोजिशन के एहतजाज की कमर तोड़ने में जुट गई है। बांग्लादेश में 18 पार्टियों पर मुश्तमिल अपोजिशन इत्तेहाद इंतखाबात से कबल शेख हसीना हुकूमत की तहलील और निगरान हुकूमत की तश्कील के बाद इंतखाबात कराए जाने का मुतालबा कर रहा है। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता 1 माह में अपोजिशन के एहतजाज के दौरान कम से कम 130 अफराद हलाक हो चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। मिस्र में एक मुसाफिर बस सड़क के किनारे नस्ब किए गए बम की जद में आ गई। इस वाक़े में 5 अफराद जख्मी हुए हैं। काहिरा की अल अजहर यूनिवर्सिटी के करीब एक चौराहे पर बम नस्ब किया गया था और वहां से गुजर रही एक मुसाफिर बस बम धमाके की जद में आ गई। इस धमाके में बस के शीशे टूट गए, जिसकी वजह से 5 अफराद जख्मी हुए, जिनमें से एक की हालत नाजुक बताई जा रही है। मिस्र की वजारत दाखिला के मुताबिक जाए वाक़े की तलाशी के दौरान वहां इश्तहारात के बिलबोर्ड में नस्ब करदा एक जिंदा बम भी दस्तियाब किया गया, जिसे नाकारा बना दिया गया। पुलिस हुक्काम के मुताबिक इस वाक़े में दस्ती बमों का इस्तेमाल किया गया। أثناء سير الأتوبيس حصل انفجار
او حصل فرقعه، فالاتوبيس الازاز بتاعه اتكسر وفي 4 مصابين وواحد في حاله خطره. قاہرہ میں یہ واقعہ ایک ایسے وقت پیش آیا جب عبوری حکومت نے محمد مرسی کی جماعت اخوان المسلمین کو دہشت گرد تنظیم قرار دے دیا ہے۔ منگل کے روز منصورہ میں پولیس ہیڈ کوارٹر پر ہوئے بم دھماکے کے لیے اخوان کو ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے اسے دہشت گرد تنظیم قرار دیا گیا، تاہم اخوان نے خود پر لگے الزامات سے انکار کیا ہے۔ بیورو رپورٹ ای ٹی وی نیوز۔ اور اب پیش ہے ترچی نظر۔ خبرنامے میں فی الحال اتنا ہی۔ آداب۔ اس پروگرام کو پیش کرنے میں تعاون کیا بانگر سیمنٹ، سستا نہیں سب سے اچھا، ہمدرد جگرین اور اپنے لیور کو بنائیے اسٹرانگ۔ ای ٹی وی اردو پر اگلا پروگرام۔ اس پروگرام کو پیش کرنے میں تعاون کر رہے ہیں شری الٹرا ریڈ آکسائڈ، بھارت کا ایک ماتر جنگ روधक سیمنٹ۔ نمسکار، میں ہوں ہری شنکر ویاس۔ سینٹرل ہال میں آپ کا سواگت ہے۔ دیش کے تمام راجنیتک پنڈتوں کا فوکس اب اتر پردیش پر بن گیا ہے۔ لوک سبھا کی 80 سیٹوں والے اس راجیہ سے طے ہوگا کہ نریندر مودی کا مشن 2014 سفل ہوتا ہے یا نہیں۔ ودھان سبھا چناؤں کے کارن اتر پردیش کی ہوا اور زمینی حقیقت سے لوگوں کا دھیان ہٹا ہوا تھا۔ تتھیہ ہے کہ مظفر نگر کے دنگوں نے پردیش کی سیاسی تصویر بدلی ہے۔ اب ودھان سبھا چناؤ کے نتیجوں کا اثر پردیش میں دکھلائی دے رہا ہے۔ ملائم سنگھ یادو اور مایاوتی دونوں چوکنے ہوئے۔ کانگریس کے پرتی ان کا رخ بدلا ہے تو نریندر مودی کو یہ اب گمبھیرتا سے لے رہے ہیں۔ بھاجپا کے لیے خطرے کی بات آپ پارٹی کا جوش سے اتر پردیش میں اترنا ہے۔ پردیش کی وی آئی پی سیٹوں پر آپ امیدوار کھڑے کرے گی۔ یہ بات کانگریس اور بھاجپا دونوں کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے۔ امیٹھی میں یدی آپ پارٹی راہل گاندھی کے خلاف چناؤ لڑتی ہے تو وہ ہلہ بول والی راجنیتی ہوگی۔ اتر پردیش میں کانگریس کے لیے پہلے سے ہی بہت مشکل ہے۔ آپ سے اور وکٹ استھتی بنے گی، مگر آپ سے بھاجپا کے ووٹ بھی کٹ سکتے ہیں۔ سوال ہے آپ سے کانگریس کو ادھک نقصان ہوگا یا بھاجپا کو؟ آج اس پر چرچا ہے، مگر اس سے پہلے سرخیاں اور راج کاج۔ شروعات ستا گلیاروں کی گپ شپ سے کرتے ہیں۔ کانگریس پارٹی نے اروند کیجریوال سے بڑی امیدیں وابستہ کر رکھی ہیں۔ کانگریسی لیڈران کو سچ مچ یہ لگنے لگا ہے کہ کیجریوال ملک بھر میں نریندر مودی کا رتھ روک سکتے ہیں۔ دلی میں بری طرح سے شکست کھانے کے بعد حاشیے پر آئی کانگریس کے لیڈران اس بات سے خوش ہیں کہ ان کو ایک ایسا دوست مل گیا ہے جو ان کے سب سے کٹر دشمن کا دشمن ہے۔ دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے۔ اس محاورے کے ذریعے کانگریسی رہنما کیجریوال کو اپنا دوست بتا رہے ہیں۔ کانگریس کے ایک بڑے رہنما
रहनुमा का कहना है कि कांग्रेस ने केजरीवाल को हिमायत देकर एक तीर से कई निशाने सेट किए हैं। कांग्रेसी रहनुमा केजरीवाल से ये नहीं कहेंगे कि वो उसके बड़े लीडर के खिलाफ उम्मीदवार न उतारें या कांग्रेसी लीडर पर कोई कार्रवाई न करें। इसके बरक्स वो केजरीवाल को हौसला देंगे कि वो कांग्रेस मुखालिफ रुख बनाए रखें। कांग्रेसी लीडर को लग रहा है कि इससे केजरीवाल एक मुतबादिल ताकत के तौर पर उभरेंगे और कांग्रेस मुखालिफ वोटों की तकसीम करा देंगे, जैसा उन्होंने दिल्ली में कराया। इसका फायदा ये होगा कि जिन रियासतों में कांग्रेस बीजेपी का बराह रास्त मुकाबला है, वहाँ बीजेपी बड़ी जीत नहीं हासिल कर पाएगी और जिन रियासतों में कई रुख से मुकाबला होगा, वहाँ इलाकाई पार्टियों को ज्यादा सीटें मिल सकती हैं, जो आखिर में कांग्रेस के साथ आएंगी। कपिल सिब्बल ने कहा था कि बीजेपी 32 सीट लेकर 4 का जुगाड़ नहीं कर सकी और कांग्रेस ने 8 सीट जीतकर 28 का इंतजाम कर लिया। इस जुगाड़ की तकनीक में केजरीवाल कांग्रेस के बहुत काम आएंगे। आम आदमी पार्टी के रुकने असम्बली विनोद कुमार बिन्नी का खुलासा मुलतवी हो गया है। मंगल की रात को वो बहुत तमतमाकर अरविंद केजरीवाल की रिहाइशगाह से बाहर निकले थे। वज़रा की फहरिस्त में से नाम कट जाने से नाराज बिन्नी ने कहा कि वो खुद को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपके बारे में बड़ा खुलासा करेंगे, लेकिन निस्फ शब को उनके यहाँ कुमार विश्वास और संजय सिंह पहुँचे और सुबह में बिन्नी ने कहना शुरू किया कि वो बाकी नहीं हुए हैं। लेकिन इस सफाई के बाद भी कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिर बिन्नी क्या खुलासा करने वाले थे। आपके करीबी जराये का कहना है कि 2-3 इश्यूज हैं जिनको लेकर रहनुमा शक और शुबहात में मुब्तला हैं। कहा जा रहा है कि इलेक्शन लड़ने के लिए आपकी जानिब से उम्मीदवारों को जो पैसे दिए गए उसके बारे में कुछ खुलासा हो सकता है। कुछ माहिरीन का कहना है कि कई उम्मीदवारों के नामों का ऐलान होने से पहले ही पैसा दे दिया गया और उन्होंने उससे बड़ी गाड़ियां खरीदी। कुछ माहिरीन कह रहे हैं कि कांग्रेस के साथ अंदर खाने तालमेल की बात का खुलासा हो सकता है। उनका कहना है कि नतीजों से पहले कांग्रेस को हिमायत देने या लेने के बारे में बातचीत हुई थी। कुछ लोग अन्ना हजारे से जुड़ी किसी बात के खुलासे के कयास लगा रहे हैं। चुनांचे आप बीजेपी रहनुमा फिर से बिन्नी या किसी और रुकने असम्बली के नाराज होने के इंतजार में है। महाराष्ट्र में कांग्रेस और बीजेपी दोनों बड़ा इत्तेहाद तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी वजारत उस्मा के दावेदार नरेंद्र मोदी की मुंबई रैली के बाद बीजेपी रहनुमा ज्यादा जोश में हैं और उनको लग रहा है कि बीजेपी शिवसेना के इत्तेहाद में कम से कम 3 और पार्टियां शामिल हो सकती हैं। शिवसेना के साथ रामदास अठावले की रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का इत्तेहाद पहले से ही है। दूसरी पार्टी राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना हो सकती है। अमिताभ बच्चन के साथ 5 साल बाद राज ठाकरे की दोस्ती बहाल होने में इस तालमेल के जराए तलाश किए जा रहे हैं। वाज़ेह है कि अमिताभ बच्चन गुजरात के ब्रांड एम्बेसडर हैं। तीसरी पार्टी राजू शेट्टी की हो सकती है। उनके शेतकारी कामगार संगठन से तालमेल की बातचीत चल रही है। हालांकि सीटों को लेकर खींचतान होगी, लेकिन बीजेपी शिवसेना के लिए जान को तालमेल हो जाने का इम्कान है। दूसरी जानिब कांग्रेस और एनसीपी को भी अपना इत्तेहाद बढ़ाने की फिक्र सता रही है। अपोजिशन जमातों के बड़े इत्तेहाद का जवाब देने के लिए कांग्रेस ने नए हलीफों की तलाश तेज कर दी है। कहा जा रहा है कि आरपीआई से अलग हुए प्रकाश अंबेडकर की पार्टी भारीपा बहुजन महासभा से कांग्रेस की बातचीत हुई है। इसके अलावा हितेंद्र ठाकुर की बहुजन विकास अघाड़ी और जितेंद्र कवाड़े की पीपुल्स रिपब्लिकन पार्टी के साथ भी बातचीत चल रही है। अठावले के दूसरे खेमे में जाने की वजह से कांग्रेसी रहनुमा दलित वोटों की ज्यादा फिक्र करते लग रहे हैं। अब आज की ताजा सुर्खियां हैं, ये लीग से कुछ हटकर है। इनसे देश की दशा दिशा के हाल बूझ सकेंगे। अहमदाबाद की एक अदालत ने बीजेपी के वजारत उस्मा के दावेदार नरेंद्र मोदी को बड़ी राहत दी है। अदालत ने गुजरात फसादात के मामले में एसआईटी की जानिब से नरेंद्र मोदी को दी गई क्लीन चिट को सही करार दिया है। एक अहम फैसले में मजिस्ट्रेट अदालत ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ मामला बंद करने के फैसले को दुरुस्त ठहराया। एसआईटी की जानिब से नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दिए जाने के खिलाफ जकिया जाफरी ने एक अर्जी दाखिल की थी, जिस पर अदालत ने यह फैसला दिया है। मजिस्ट्रेट बीजे कनात्रा पहले 28 अक्टूबर को फैसला सुनाने वाले थे, लेकिन उन्होंने इसकी तारीख 2 दिसंबर कर दी थी और बाद में उसे बढ़ाकर 26 दिसंबर कर दिया गया था।
भारतीय जनता पार्टी के तमाम एतराजात को दरकिनार करते हुए मरकजी हुकूमत ने गुजरात में खातून की जासूसी मामले की जांच कराने का फैसला किया है। हुकूमत ने जांच के लिए एक कमीशन को मंजूरी दे दी है, जिसका चेयरमैन अदालत उस्मा के सुबुकदोश जज को बनाया जाएगा। मरकजी हुकूमत ने कहा है कि यह कमीशन इस बात की जांच करेगा कि क्या गुजरात में एक खातून आर्किटेक्ट की जासूसी गैर कानूनी तरीके से की गई थी। कमीशन इस बात की भी जांच करेगा कि क्या उस खातून की गुजरात से बाहर कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली में भी फिजिकल और इलेक्ट्रॉनिक निगरानी की गई थी। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले 2 वेब पोर्टल्स कोबरा पोस्ट और कुलेल.com ने एक ऑडियो CD जारी करके बताया था कि ममलिकती वजीर बराए दाखिली उमूर रहते हुए अमित शाह ने किसी साहिब के हुक्म पर खातून आर्किटेक्ट की गैर कानूनी तरीके से निगरानी करवाई थी। हालांकि बाद में खातून के वालिद ने एक बयान जारी करके कहा कि उनकी जानकारी में निगरानी हो रही थी और इसलिए इसकी जांच की जरूरत नहीं है। इसी बुनियाद पर बीजेपी भी जांच की मुखालफत कर रही थी। माना जा रहा है कि ऑडियो CD में बीजेपी के वजारत उस्मा के दावेदार नरेंद्र मोदी का जिक्र साहब के तौर पर किया गया है। गुजरात में खातून आर्किटेक्ट की जासूसी मामले की जांच के लिए कमीशन बनाने का भारतीय जनता पार्टी ने शदीद मुखालफत की है। बीजेपी ने कहा है कि ये कमीशन कानूनी तौर से बिल्कुल गलत है। पार्टी के सीनियर रहनुमा और राज्यसभा में इस पे इख्तलाफ के रहनुमा अरुण जेटली ने कमीशन के ऐलान के फौरन बाद ट्विटर पर लिखा कि कमीशन की कानूनियत कानूनी तौर से मुश्तबा है और इसे अदालत में चैलेंज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस कमीशन का कयाम मुल्क के वफाकी ढांचे के खिलाफ है। जेटली ने कहा कि मरकज ने रियासतों की तौहीन की है। बीजेपी तर्जुमान निर्मला सीतारमन ने मरकज पर हमला करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी से बदला लेने के लिए फांसीवादी और इमरजेंसी की सोच में काम किया जा रहा है। इस मामले का खुलासा होने के बाद रियासती हुकूमत ने भी हाई कोर्ट के सुबुकदोश जज की सदारत में एक जांच कमेटी कायम की थी, लेकिन मरकजी हुकूमत का कहना है कि चूंकि जासूसी कई रियासतों में हुई है, इसलिए उसे कमीशन बनाकर जांच कराने का अख्तियार हासिल है। हफ्ते के रोज दिल्ली में वजीर आला के ओहदे का हलफ उठाने जा रहे अरविंद केजरीवाल ने वजीर आजम मनमोहन सिंह और वजीर ज़राअत शरद पवार की जानिब से कई बार दिया गया बयान दोहराया है। उन्होंने कहा है कि उनके पास कोई जादू की छड़ी नहीं है जिसे वो तमाम मसाइल का हल कर देंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि अगर ईमानदार लोग हैं तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। उन्होंने दिल्ली के ईमानदार अफसरान और मुलाजमीन से कहा है कि वो उनसे SMS या ईमेल के जरिए राब्ता कायम करें। हुकूमत उनको ऐसी जगहों पर तैनात करेगी जहां वो दिल्ली के लोगों के मसाइल को दूर कर सकेंगे। जब उनसे ये पूछा गया कि ये कैसे पता लगेगा कि कौन अफसर ईमानदार है और कौन बेईमान है, तो उन्होंने कहा कि इसका पता लगाने के लिए उनके पास ईमानदार अफसरान की एक टीम है जो पता लगा लेगी कि कौन ईमानदार है। केजरीवाल ने दावा किया है कि वो पहले वजीर आला हैं जो ईमानदार अफसरान की जानिब देख रहे हैं। हफ्ते को दिल्ली के वजीर आला के ओहदे का हलफ लेने जा रहे आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने हल्फ बर्दारी तकरीब में तमाम लोगों को मदऊ किया है। उन्होंने एक प्रोग्राम में कहा कि उनके हल्फ बर्दारी तकरीब में कोई VIP नहीं होगा। केजरीवाल ने कहा कि ये आम लोगों का प्रोग्राम और सिर्फ आम लोगों के लिए ही रहेगा। उन्होंने कहा कि वो अपने उस्ताद अन्ना हजारे को बुलाने के लिए खुद फोन करेंगे। हालांकि अन्ना हजारे ने कहा है कि उनकी तबीयत खराब है, इसलिए वो हल्फ बर्दारी तकरीब में शिरकत नहीं कर सकेंगे। केजरीवाल ने कहा है कि उन्होंने संतोष हेगड़े और किरण बेदी को दावतनामा भेजने के लिए कहा है। मरकजी हुकूमत ने अदालत उस्मा और हाई कोर्ट में जजों की तकर्री के लिए मुजव्वजा अदालती तकर्री कमीशन को आईनी दर्जा देने का फैसला किया है। भारतीय जनता पार्टी ने इसका मशवरा पेश किया था। हुकूमत ने इस मशवरे को तस्लीम कर लिया है। अदालती तकर्री कमीशन को आईनी दर्जा इसलिए दिया गया है ताकि उसके कमीशन के खाके में किसी आम कानून के जरिए छेड़छाड़ न की जा सके। मरकजी कैबिनेट ने इस तजवीज को मंजूर कर लिया है। इस तजवीज के मुताबिक आईन की दफा 124 एक कमीशन के खाके और 124 भी कमीशन के कामकाज की तारीफ पेश करेगा। अदालती तकर्री कमीशन 2013 का बिल पार्लियामेंट के गुज़िश्ता इजलास में पेश किया गया था और इसे पार्लियामेंट की मुस्तकिल कमेटी के पास भेज दिया गया। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर राजकाज की खबर देने वाली बातें होगी। मुझे बनाने का शौक था बचपन से, और बड़े भैया को गिराने का। ताकत नहीं थी ना, डरता था। आज 20 साल बाद मैं इंजीनियर हूँ। अब मेरी कोई भी बनाई हुई चीज किसी से नहीं डरती, क्योंकि आज मेरे पास ताकत है। अल्ट्राटेक सीमेंट, द इंजीनियर्स चॉइस, क्योंकि इस सीमेंट में जान है।
चेहरे पर किसी भी प्रकार के दाग धब्बे आपका असली चेहरा छीन सकते हैं। ट्राई मिलाज स्किन क्रीम। इसको सिर्फ रात में इस्तेमाल करने से आपको मिले फेस प्रॉब्लम से आजादी। अब फेस प्रॉब्लम को कहिए बाय बाय। आपकी पार्टी की हुकूमत है, तकरीबन जो है वो 10 साल उसके पूरे होने वाले हैं। क्या लेखा जोखा है आपके पास? क्या आप मुतमईन हैं? बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ करना बाकी है। मुस्लिम मसाइल का सवाल है। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि हम लोग जब भी मुस्लिम मसाइल की बात करते हैं तो हम हमेशा इसको सियासत से जोड़ करके करते हैं। दावे इनकी तरफ से किए गए हैं, क्या वो वाकई आप भी उनसे जो इत्तेफाक रखते हैं? आपको लगता है कि वाकई इतना काम तो वाकई हो गया? इधर उधर ये लोग बोलते हैं, लेकिन पार्लियामेंट के फ्लोर